साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मेंस 365 नाम से सीरीज निकाली जाती है, तो उसमें हम लोग जो है सामाजिक मुद्दे वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं, या इस मैगजीन को हम लोग कवर कर रहे हैं जिसमें सामाजिक मुद्दे से संबंधित करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो यह मुख्यतः जो मैगजीन निकाली जाती है यूपीएससी और यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए होता है। तो ये आपका यूपीएससी की मुख्य परीक्षा, यूपीएससी की यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा और जो अन्य राज्य स्तरीय मुख्य परीक्षाएं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ यह जो है पीटी की परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जीएस के दृष्टिकोण से। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग अन्य सुभेद वर्ग अदर वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दिव्यांगजन अर्थात पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये क्या होते हैं इनके बारे में और इनसे संबंधित मुद्दों के बारे में। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि दिव्यांगजन किन्हें कहते हैं। तो दिव्यांगजन से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जो दीर्घकालिक, ध्यान रखिएगा, दीर्घकालिक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, तीन चीज याद रखिएगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी तंत्र की हानि से पीड़ित है और जिसे सामान्य जीवन में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है और यह दूसरों की तरह समान आधार पर समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में अक्षम होते हैं। भारत में इनकी स्थिति की बात करें तो कुल आबादी में दिव्यांगजनों की जो हिस्सेदारी है वो 2.1% है। मतलब भारत की कुल आबादी का 2.1% दिव्यांगजन है और दिव्यांगजनों में 44% महिलाएं हैं और जो दिव्यांगजन है उसमें से 69%, लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और 55% दिव्यांगजन निरक्षर हैं। अब बात करते हैं इनसे संबंधित जो चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले रूढ़वादिता, इनके समझ जो चुनौतियां उनमें सबसे पहली बात आती है रूढ़वादिता की। देखिए दिव्यांगजनों को कई स्तरों पर बदनामी, पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हम लोग सोसाइटी में इन्हें जो है एक्सेप्ट नहीं, पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन्हें बहुत हद तक हीन भावना से भी देखा जाता है। दूसरा पहुंच का, देखिए इंडोर और आउटडोर सुविधाओं के अक्षम डिजाइन और निर्माण से उन्हें स्कूल एवं अस्पतालों में जाने, खरीदारी करने आदि में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा है संचार या समाज संबंधी चुनौतियां। देखिए दिव्यांगजनों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने या समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो ये भी चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त नीतिगत बाधाएं, दिव्यांगजनों के जीवन को आसान बनाने के लिए लागू किए गए मौजूदा कानूनों के बारे में जागरूकता और उसके कार्यान्वयन की कमी है। अगला है गरीबी और दिव्यांगता एक दूसरे को पोषित करते हैं, जैसे खराब स्वास्थ्य और पोषण जो है दिव्यांगता को जन्म देते हैं तथा दिव्यांगता भी गरीबी और खराब स्वास्थ्य का कारण बन सकती है। और वहीं यदि बात करें दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनमें पहला है भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क और इचियोन रणनीति को अपनाया है। ये दो नाम याद रखिएगा, बीवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क और इचियोन रणनीति को अपनाया है। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक दिव्यांग बच्चे के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कुल 21 तरह की अक्षमताओं को जो है मान्यता दी गई है। और इसके अलावा यह जो है सरकारी नौकरी और शिक्षा में, सरकारी नौकरी में 4% और शिक्षा में 5% के आरक्षण का प्रावधान करता है। साथ ही सिद्ध राजू बनाम कर्नाटक राज्य वाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की दिव्यांगजनों को सिर्फ भर्ती में ही आरक्षण नहीं देना चाहिए बल्कि पदोन्नति में भी आरक्षण का इनका अधिकार है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त पहुंच को सक्षम बनाती है और साथ ही सहायक यंत्रों उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए, जैसे किसी के कान खराब है, किसी को चलने में परेशानी, तो इससे संबंधित जो यंत्र चाहिए सहायक यंत्र, उसकी खरीद फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को की सहायता योजना शुरू की गई है। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय निधि, सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आईडी परियोजना आदि इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब आगे हम क्या कर सकते हैं इनके लिए, इनको मुख्यधारा में लाने और इनके जीवन को आसान बनाने के लिए। तो पहला हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहिए। जो सामाजिक जो पूर्वाग्रह है उसे दूर करने की जरूरत है। दिव्यांगजनों को स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने हेतु उनका समर्थन करने के लिए समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, प्रारंभिक निदान और हस्तक्षेप केंद्र की आवश्यकता है। शुरुआत में ही इन्हें मतलब एक तरीके से सहायता देने की आवश्यकता है। तो यह प्राथमिक रोकथाम, जब दिव्यांगता की शुरुआती रोकथाम हो सकती है, बहुत से केस में ऐसा होता है कि शुरुआत में ही उन्हें सहायता या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो उनकी दिव्यांगता काफ़ी हद तक कम हो सकती है और माध्यमिक रोकथाम में मदद कर सकता है। जैसे पोलियो से संबंधित जो आपकी दिव्यांगता आती है, यदि बच्चे को पोलियो रोग ना हो, पोलियो के टीके उसे प्रॉपर लगे हों तो पोलियो नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि अगर प्रारंभ में ही उसे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाए तो कई बार ये चुनौतियां उत्पन्न ही ना हो। अगला है सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच में सुधार। देखिए दिव्यांगता विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा के अलावा दिव्यांगता विशिष्ट
जो दिव्यांगजनों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उसके अलावा दिव्यांगजनों को अन्य कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें बच्चों और परिवार के लिए भत्ते, बेरोजगारी लाभ और सामाजिक सहायता योजनाएं शामिल हैं। आगे बात करते हैं भारत में वृद्धजनों के बारे में बात करें तो देखिए, वृद्धजन कहेंगे किसको? तो देखिए, वृद्धजन से तात्पर्य उन लोगों से है जो जीवन की अंतिम अवस्था मतलब 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले अवस्था में हैं। हालांकि कई विशेषज्ञ ऐसे व्यक्तियों के लिए जो है बुजुर्ग या वरिष्ठ कहना पसंद करते हैं, क्योंकि वृद्धजन जो है एक तरह से नकारात्मक भाव लिए हुए है। भारत में वृद्धजनों की आबादी की स्थिति की बात करें तो कुल जनसंख्या में वृद्धजनों की हिस्सेदारी 2016 में ये 9% थी। 2016 में 9%, जो कि 2050 तक जो है 20.5% तक होने का अनुमान है। वहीं वृद्धजनों में महिलाओं की जो परसेंटेज है वो 48.2% वो महिलाएं हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वृद्धजनों का जो परसेंटेज है वो 75%, जितने बुजुर्ग लोग हैं उसका 75% लोग गांव में रहते हैं। इसके अतिरिक्त वृद्धजनों और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के अनुपात में अंतर राज्यीय असमानताएं विद्यमान, मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की असमानताएं हैं। अब बात करें राष्ट्रीय विकास में वृद्धजनों का योगदान कैसे हो सकता है। एक है सिल्वर इकोनॉमी में के माध्यम से आर्थिक विकास। देखिए, सिल्वर इकोनॉमी होता क्या है? इससे तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसमें सभी आर्थिक गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं 50 से अधिक आयु के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अवैतनिक देखभाल कार्यों और सामाजिक पूंजी के रूप में योगदान दे सकते हैं। बुजुर्ग लोग बहुत सारे ऐसे अवैतनिक कार्य कर सकते हैं और देखभाल कार्य कर सकते हैं, और जिससे सामाजिक पूंजी के रूप में इनका योगदान हो सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च राजनीतिक भागीदारी के रूप में, सतत विकास और संरक्षण को बढ़ावा देने में सहायक के रूप में। अब यदि बात करें वृद्धजनों की बढ़ती आबादी के कारण जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं वो क्या है? पहला चीज़ तो कार्यशील जनसंख्या की कमी हो रही है। दूसरा, निर्भरता का बढ़ता अनुपात। यदि लोग ज़्यादा बुजुर्ग होंगे तो उनकी देखभाल के लिए मतलब वो किसी पर डिपेंड होंगे, तो निर्भरता जो होगी का अनुपात जो है वो लगातार बढ़ेगा। साथ ही दीर्घकालिक प्रिवेंटिव देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता होगी। जो बुजुर्ग होंगे उनको स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियां उत्पन्न होंगी, उसकी देखभाल के लिए आपके पास प्रिवेंटिव देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता होगी। साथ ही वृद्धावस्था देखभाल की अपर्याप्त उपलब्धता भी मौजूद है। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त भारत में वरिष्ठ नागरिकों को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो देखिए, कई सारी समस्याएं हैं, जिनमें पहला है रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। चूंकि बुजुर्ग होंगे तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, उसके कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के कारण आय की असुरक्षा उनके आत्मसम्मान को कम करती, एक प्रकार से आर्थिक निर्भरता इनके अंदर आती है, जो कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है और उनके साथ दुर्व्यवहार का एक बहुत बड़ा कारण भी बनती है। 2007 के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम के तहत प्रदान की गई कानूनी सुरक्षा जो है वो अपर्याप्त है। इसके अतिरिक्त अपराध, हिंसा और दुर्व्यवहार के प्रति ये अत्यधिक सुभेद्य वर्ग है। साथ ही बच्चों के प्रवासन, मतलब जो माइग्रेट कर जाते हैं बच्चे एक जगह दूसरे जगह चले जाते हैं और वृद्ध लोग वहीं पे रह जाते हैं। तो बच्चों के प्रवासन, बुढ़ापे को लेकर उनके पूर्वाग्रह, पीढ़ीगत अंतराल के कारण बढ़ता अलगाव और अकेलापन एक बड़ी समस्या है। साथ ही एकल परिवारों का जो बढ़ता हुआ रुझान है, बुजुर्गों का ग्रामीण क्षेत्रों में सिमटना आदि के कारण देखभाल और सहायता प्रणाली अपर्याप्त सिद्ध होती है। साथ ही वृद्धजनों की आबादी में महिलाओं का जो है अनुपात वो बढ़ रहा है। इस प्रकार से यह जो है बुजुर्गों का नारीकरण हो रहा है। वृद्धजनों द्वारा प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग किया जाता है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रति वृद्धजनों की सुविधा आदि अन्य उभरते हुए मुद्दे हैं। जैसे कोई आपदा आती है, कहीं बाढ़ आती, तो इनको वहाँ से निकलने में असुविधा होती है। अब बात करते हैं भारत में वृद्धजनों के कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो देखिए, कुछ संवैधानिक उपबंध किए गए हैं, जो नीति निषेध सिद्धांत है उसके तहत कई सारे संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। जैसे जो कि आप बता सकते हैं अनुच्छेद 38(1), 39(e), 41 और 46 वृद्धावस्था में सरकारी सहायता के प्रावधान करते हैं। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि संवैधानिक उपबंध नीति निषेध तत्वों के तहत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त विधायी उपबंध क्या किया गया? तो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 सभी बच्चों के लिए माता पिता का भरण पोषण करना कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाता है। इसके अतिरिक्त भारत ने बहुत सारी वैश्विक पहलों पर हस्ताक्षर किए हैं, जैसे वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत, प्रोक्लेमेशन ऑन एजिंग, मैड्रिड कार्य योजना, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UN डेकेड्स ऑफ हेल्दी एजिंग, इन सभी पर भारत ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक कार्यक्रम है अटल वयो अभ्युदय योजना। अटल वयो अभ्युदय योजना, इसमें वरिष्ठ नागरिकों की 4 प्रमुख आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पहला है वित्तीय सुरक्षा, दूसरा है भोजन, तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल और चौथा है मानवीय संपर्क या सम्मानजनक
जीवन, मतलब उनका अकेलापन ना हो। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य योजनाएं जैसे कि सुगम भारत अभियान, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष इत्यादि इन्हीं से संबंधित हैं। अब बात करते हैं कि आगे, मतलब भारत को वृद्ध आबादी के लिए खुद को बेहतर ढंग से तैयार करने के लिए और क्या करने की आवश्यकता है। पहला, उम्र बढ़ने के दौरान सक्रियता को बनाए रखकर वृद्धजनों के कल्याण पर बल और जागरूकता के माध्यम से बुढ़ापे से जुड़े पूर्वाग्रहों का सामना करना तथा वृद्धाश्रम व अनाथालयों को जोड़ना तथा केरल के मल्लपुरम जिले के उपशामक देखभाल मॉडल का अनुसरण करना। इसमें सबसे अच्छी पहल ये है कि जो वृद्धाश्रम है और जो अनाथालय हैं, इन दोनों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इससे देखिए, दोनों को किसी की ज़रूरत है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनमें अकेलापन होता है और जो अनाथ बच्चे हैं उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, दोनों को देखभाल की ज़रूरत है। तो यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं उन्हें एक तरह से पेरेंट्स मिल सकते हैं या गार्जियन मिल जाएंगे, और जो ये बुजुर्ग हैं इनका एक तरीके से अकेलापन दूर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त मानव पूंजी मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा में अधिक निवेश के माध्यम से एक अन्य जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करना और स्थायित्व वाली सेवानिवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही 2007 के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत सभी बुजुर्गों को शामिल करके कानूनी ढांचे को मजबूत करना और इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण करना। साथ ही बुजुर्गों, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ग्राम विकास संबंधी प्रयास करना चाहिए। साथ ही एसडीजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बुजुर्गों को शामिल करना, जो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ने, उसमें जो लक्ष्य हैं किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना और सबसे पीछे सबसे पहले पहुंचने का वादा करता है, उसमें इनको शामिल करना चाहिए। साथ ही सेवानिवृत्त गृहों के प्रति धारणा में सुधार लाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसजेंडर के बारे में बात करें, चूंकि अभी जो सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाहों और LGBTQ+ समुदायों के बीच गठबंधन को विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कानूनी मान्यता देने संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार से या केंद्र को नोटिस जारी किया है। ठीक है, तो यहाँ 2 केसेस हैं, इन 2 केसेस के बारे में याद रखिएगा, इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है आपका नवतेज सिंह जौहर और दूसरा पुट्टा स्वामी केस। तो देखिए, पुट्टा स्वामी मामले में न्यायालय ने निजता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया और जो नवतेज सिंह जौहर मामला है इसमें समलैंगिकता को अपराध नहीं माना गया। जो आपका आईपीसी की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 370 थी, उसको इसके द्वारा गैर अपराधीकरण कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में। तो देखिए, ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बात करने से पहले कुछ फैक्ट देखिए कि इनको जो अधिकार दिए गए हैं, एक तो आपका इनको संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार में जैसे अन्य नागरिकों को अधिकार है वैसे इनको भी अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में विधि के समक्ष समता और विधि के तहत समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है सभी को, सभी में ये भी आएंगे। दूसरा, न्यायिक निर्णय के द्वारा। एक है नालसा बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान में भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता जो है वो संरक्षित हैं। अगला है इसमें केस नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। इसमें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 में 2 वयस्कों के मध्य सहमतिपूर्ण समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया। और इसके अतिरिक्त है एक आपका ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण कानून 2019। इसमें क्या किया गया, इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध भेदभाव पर रोक लगाया गया। किन आधारों पर? रोजगार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं के आधार पर। दूसरा, इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। इसके तहत इसमें शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया। यदि जो कानून है यदि उसके उपबंधों का उल्लंघन होता है तो इसके लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली भी बनाई गई। साथ ही आवास का अधिकार। किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माता पिता या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है। वहीं शिक्षण संस्थानों के दायित्व क्या किए गए हैं कि सरकारी वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेलकूद तथा आनंददायक और मनोरंजन गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा। ये बाध्यकारी है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। ये जो परिषद है ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। अब बात करें कि
ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसे कहेंगे या उभयलिंगी व्यक्ति? देखिए, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता, जिसका लिंग जो है जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है। और इसमें आपके ट्रांस पुरुष, ट्रांस महिलाएं, इंटरसेक्स भिन्नता वाले व्यक्ति हैं, जेंडर क्वीर तथा किन्नर और हिजड़े जैसे सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, और इन्हें ये देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय इन्हें माना जाता है। ठीक है, अब इन समुदायों के समझ जो चुनौतियां उनकी बात करते हैं तो नस्लवाद, लैंगिकवाद, होमोफोबिया मतलब समलैंगिकों से घृणा आदि के कारण भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार की समस्या है इनके साथ। इससे ये लोग अपने अधिवास से भी वंचित हो सकते हैं। साथ ही गरीबी और शिक्षकों, गरीबी तो पहला रीजन गरीबी, दूसरा शिक्षकों या कर्मचारियों के असंवेदनशील व्यवहार के कारण इनकी शिक्षा का स्तर भी बहुत कम होता है। तीसरा, स्वास्थ्य सेवाओं तक इनकी पहुंच का स्तर भी बहुत कम होता है। साथ ही कार्यस्थल पर भेदभाव, क्योंकि अधिकांश ट्रांसजेंडरों को कोई नौकरी पर नहीं रखता है तो इन्हें जो है आजीविका के लिए कम वेतन पर कार्य करना पड़ता है और वहाँ पर भी इनके साथ भेदभाव होता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार का शोषण होता है। ट्रांसफोबिया के कारण ट्रांसजेंडर लोगों पर शारीरिक हमले, उनके साथ भेदभाव, उनकी नकारात्मक मीडिया प्रस्तुति आदि के कारण ऐसे लोगों के समाज में समावेशन में बाधा आती है। साथ ही उनकी पहचान में अस्पष्टता, चुनाव में बहुत कम भागीदारी आदि के कारण उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। एक तो पहचान की अस्पष्टता, दूसरा इनका चुनाव में प्रतिनिधित्व बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, यदि होता तो इनके अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद होती। अब आगे क्या कर सकते हैं उसकी यदि बात करें तो पहली चीज़ की नीति निर्माण में प्रणालीगत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जैसे आजीविका कार्यक्रम, साक्षरता कार्यक्रम और अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ संबद्धता स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनको आजीविका की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त ट्रांसजेंडर लोगों की आवास, भोजन और रोजगार संबंधी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना चाहिए। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर नॉन कन्फर्मिंग व्यक्तियों के लिए मतलब जो ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की जानी चाहिए। साथ ही लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम व्यवस्था लैंगिक रूप से तटस्थ होनी चाहिए और लैंगिक आधार पर घरेलू हिंसा को एक अलग अपराध के रूप में माना जाना चाहिए। साथ ही एक भेदभाव विरोधी विधेयक को पारित किया जाना चाहिए जिनमें लैंगिक आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न के लिए दंडित करने से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। साथ ही थर्ड जेंडर को मुख्यधारा में लाने के लिए रोल मॉडल्स व नागरिक समाज को शामिल करके ट्रांसफोबिया को दूर करने के लिए जागरूकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं इंडिजीनियस पीपुल, देशज लोग, जो यहाँ के मूल निवासी जिन्हें आप जनजातीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। तो वर्तमान में इनकी स्थिति क्या है? जो देशज अर्थात जनजातियाँ हैं, तो भारत में देशी लोगों की अनुमानित जो जनसंख्या है वो परसेंटेज देखें, राष्ट्रीय जनसंख्या का 8.6% जो है ये लोग हैं। इनमें से लगभग 90% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अब बात करें देशज लोगों की जनजात जो अधिकार हैं क्या क्या हैं? पहला, अपनी पुश्तैनी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर सामूहिक एवं व्यक्तिगत अधिकार। दूसरा, अपने संस्थानों द्वारा स्वशासन का अधिकार। तीसरा, संरक्षण और विकास कार्यों से निष्पक्ष और समान लाभ साझा करने का अधिकार। और अपने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, विकास, उपयोग और रक्षा करने का अधिकार इत्यादि। इसके अतिरिक्त देशज लोगों के अधिकारों के लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो क्या हैं? तो देखिए, भारत के संविधान में जो 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये जनजातियों से संबंधित है। जो 5वीं अनुसूची है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण की विशेष व्यवस्था की गई है। और वहीं 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए की गई है। देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो कानूनी प्रावधान किए गए उसमें आपका एक आता है भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, जिसे आप साधारण भाषा में आप कह सकते हैं भूमि अर्जन अधिनियम 2013 याद रखिए, या LARR एक्ट 2013 याद रखिए। इसमें विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूस्वामी की सहमति को अनिवार्य बनाया गया। दूसरा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, या शॉर्ट में आप कहिए वन अधिकार अधिनियम 2006, ऐसे याद रखिए। ये वन में रहने वाले आदिवासी समुदाय और अन्य लोगों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देते हैं। अब भारत में देशज लोगों के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां उनके समक्ष जो चुनौतियां उनकी बात करें तो पहला, इनके पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं को खतरा, क्योंकि उन्हें लोग जो है कम आंकते हैं जिससे उनकी उपेक्षा की जाती है। दूसरा, आर्थिक नीतियों, वैश्वीकरण आदि के कारण उनका भूमि का
अधिग्रहण होता है। साथ ही मानवाधिकारों का उल्लंघन भी होता है, क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का अनुचित दोहन की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनका मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तीसरा चौथा, भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर स्थित होने के कारण शिक्षा तक इनकी पहुंच काफ़ी कम होती है। और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी होते हैं, जैसे कीटनाशकों और खनन उद्योग के कारण होने वाली बीमारियां, कुपोषण इत्यादि से ये ग्रसित होते हैं। अब बात करते हैं कि देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे क्या कर सकते हैं। तो वन अधिकार अधिनियम 2006, भूमि अर्जन अधिनियम 2013 आदि को प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत है, जिसमें जो कानूनी कमियां उनको दूर करना चाहिए। दूसरा, व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रावधान करना चाहिए, तथा इसके अतिरिक्त विवाद समाधान के लिए प्रभावी, सुलभ और किफ़ायती प्रक्रिया अपनानी चाहिए, और समुदाय आधारित शिक्षा और भाषा कार्यक्रम संचालित करना चाहिए। साथ ही देशज लोगों की जरूरतों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों के साथ एकीकृत करना चाहिए। अब बात करते हैं विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसे शॉर्ट में हम लोग PVTGS कहते हैं, इसके बारे में। चूंकि देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति विकास मिशन, शॉर्ट में PMPDM की घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य PVTGS का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। इस मिशन की शुरुआत रीचिंग द लास्ट माइल, अंतिम छोर तक पहुंचना के भाग के रूप में की गई है। रीचिंग द लास्ट माइल बजट में जो सूचीबद्ध 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं, उनमें से यह एक है। यह मिशन जो है PVTGS को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्शन तथा आजीविका के माध्यम से सशक्त बनाएगा। अब यदि PVTGS के बारे में बात करें, तो यह जो PVTGS ये अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक विशेष श्रेणी है। इसे पहले आदिम जनजाति समूह कहा जाता था, और वर्ष 1973 में गठित ढेबर आयोग की सिफारिश पर इसे एक अलग श्रेणी के रूप में सूचीबद्ध किया गया। और वर्ष 1975 में भारत सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PVTGS घोषित किया, और वर्तमान में 75 है। इनकी कुल संख्या जो है जनजातीय PVTGS की जो समूह की संख्या वो 75 है। और PVTGS जो है 17 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में ये जो है निवास करते हैं। और सर्वाधिक संख्या इनकी उड़ीसा में दूसरे नंबर पे, आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में 13 समूह हैं और आंध्र प्रदेश में 12 हैं। अब बात आती है कि PVTGS की पहचान है, तो जो मापदंड हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। पहला है कि कृषि पूर्व या प्री एग्रीकल्चर युग की प्रौद्योगिकी का स्तर होना चाहिए। इनकी जो प्रौद्योगिकी का स्तर है टेक्नोलॉजी का, वो कृषि पूर्व युग का होना चाहिए। दूसरा, साक्षरता का निम्न स्तर होना चाहिए। तीसरा, आर्थिक पिछड़ापन और घटती हुई या स्थिर आबादी होनी चाहिए। अब इनके PVTGS के लिए प्रश्न उठता है कि ये जो प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन प्रारंभ किया गया, इसकी आवश्यकता क्या है। तो कई कारणों से आवश्यकता है। जैसे सामाजिक रूप से देखें तो PVTGS अलग अलग सामाजिक समस्याओं, जैसे कि निरक्षरता और विस्थापन की समस्या से ग्रस्त हैं। PVTGS की साक्षरता दर की बात करें, बहुत ही कम है। ये 10 से 44% के बीच में है। और वहीं बांधों और खनिज अन्वेषण जैसी विकास परियोजनाओं के कारण इन्हें अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होना पड़ता है। साथ ही घटती जनसंख्या, ओंग और अंडमानी जैसे कुछ PVTGS जो है वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। साथ ही आर्थिक रूप से देखें तो इनकी आजीविका का जो मुख्य स्रोत है वो है आपका खाद्य संग्रह, गैर काष्ठ वन उत्पाद का एकत्रण, शिकार, पशुपालन, स्थानांतरित कृषि और शिल्प संबंधी कार्य शामिल हैं। देखिए, वनों के निम्नीकरण और वन अधिकारियों द्वारा आरोपित कई प्रतिबंधों के कारण इनकी आजीविका खतरे में है, तो इन्हें आजीविका के खतरे से भी जूझना पड़ता है। साथ ही सांस्कृतिक चुनौतियों की बात करें तो वैश्वीकरण आदि कारण PVTGS की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान समय के साथ क्षय हो रही है। राजनीतिक प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासन में इनका प्रतिनिधित्व बहुत ही कम होता है। साथ ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी संदर्भ में बात करें तो PVTGS जल परिवर्तन और अन्य संबंधित समस्याओं से सर्वाधिक पीड़ित समूह है। और वन अधिकार अधिनियम 2006 में इनके लिए केवल 4 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके अतिरिक्त PVTGS वाले क्षेत्रों में पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996, यह शॉर्ट में हम लोग पेशा अधिनियम कहते हैं, पेशा अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। अब इनके संबंध में जो प्रारंभ की गई इनिशिएटिव है उनकी बात करें। पहला है देशज और जनजातीय आबादी सम्मेलन। देशज और जनजातीय आबादी सम्मेलन 1957 इसे ILO के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत कई सारे कार्यक्रम चलाए गए, जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बहुउद्देशीय जनजातीय ब्लॉक, जनजातीय विकास ब्लॉक और जनजातीय उप योजना
इसके साथ ही विदेशी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट प्रणाली लागू की गई है। और आदिम कमजोर जनजाति समूहों के विकास की योजना 2008, इसमें क्या है, राज्यों द्वारा प्रत्येक पीबीटीजी हेतु 5 वर्षों के लिए एक दीर्घकालिक संरक्षण सह विकास योजना प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया है। आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे में हम लोग निष्पक्ष क्रियान्वयन, जो प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन योजना है, इसको इसके मूल उद्देश्यों के साथ प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए। और इस मिशन के क्रियान्वयन से पहले जो पीबीटीजीएस समूह है उनसे परामर्श करने की आवश्यकता है। साथ ही व्यापक सर्वेक्षण करना चाहिए, मतलब सटीक जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक आंकड़े एकत्र करना चाहिए, जिससे इनसे संबंधित नीतियों का सही रूप से क्रियान्वयन किया जा सके और उनको बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त पीबीटीजीएस सूची को अपडेट करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे जो पीबीटीजीएस समूह हैं वो एक से अधिक राज्यों में निवासित हैं। जैसे कि बिरहोर जो है ये 4 राज्यों में रहते हैं, कई सारे 2 या 2 से अधिक राज्यों में रहते हैं, तो इनको अपडेट करने की आवश्यकता है। साथ ही अधिकारों की मान्यता, तो सरकार द्वारा इनकी भूमि और परंपरागत अनुष्ठानों से संबंधित अधिकारों को मान्यता दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे क्या होगा कि इन्हें सरकार पर विश्वास करने और समाज की मुख्यधारा में जुड़ने में मदद मिलेगी। आगे बात करते हैं, अगला है गैर अधिसूचित जनजातियाँ, इंग्लिश में कहते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब प्रश्न उठता है कि डी नोटिफाइड होते क्या, ये गैर अधिसूचित जनजातियाँ होती क्या हैं। तो गैर अधिसूचित जनजातियाँ एक विषम समूह है जो सर्वाधिक कमजोर और वंचित समूहों में से एक हैं। ये जनजातियाँ विभिन्न व्यवसायों में संलग्न हैं, जैसे कि परिवहन, चाबी बनाना, नमक का व्यापार, मनोरंजन जैसे कलाबाज, सपेरा, जादूगर जो आप देखते हैं रोड साइड लोग दिखाते हैं, पशु चराना इत्यादि। ब्रिटिश शासन के दौरान आपराधिक जनजाति अधिनियम, याद रखिएगा, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत उन्हें जनजात अपराधी घोषित किया गया और तत्पश्चात बाद में इसे आदतन अपराधी अधिनियम 1952 के द्वारा निरस्त कर दिया गया स्वतंत्रता के पश्चात। कई गैर अधिसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों OBC के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि उनका संबंध अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से रहा है। अब बात करते हैं आगे, तो देखिए एक आयोग है रेनके आयोग। रेनके आयोग के अनुसार भारत में लगभग 1500 घुमंतू एवं अर्ध घुमंतू जनजातियां हैं और 198 जो हैं गैर अधिसूचित जनजातियां स्थित हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इनकी कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, 15 करोड़ है। ध्यान रखिएगा, इनकी कुल जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है। अब बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर भारत में DNT द्वारा अर्थात डी नोटिफाइड ट्राइब्स द्वारा 31 अगस्त की तिथि को विमुक्त जाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक फैक्ट और ये भी याद रखिएगा कि ये जनजातियाँ DNT हैं, DNT डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं, इनके बारे में जो आयोग है रेनके आयोग है, और जो पीबीटीजीएस समूह है उनके बारे में जो आयोग है वो डेबर आयोग है, तो ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के बारे में। देखिए सभी घुमंतू जनजातियाँ नोटिफाइड ट्राइब्स वो गैर अधिसूचित जनजातियाँ नहीं हैं, लेकिन सभी जो DNT हैं मतलब गैर अधिसूचित जनजातियाँ वो घुमंतू जनजातियों में आते हैं। घुमंतू और अर्ध घुमंतू ऐसे सामाजिक समूह हैं जो अपनी आजीविका के लिए आमतौर पर बदलते मौसम के अनुरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, जैसे बंजारे जो होते हैं। आगे बात करें गैर अधिसूचित जनजातियों से जुड़े हुए जो मुद्दे या समस्याएं क्या है। पहला है पहचान की समस्या। जो DNT हैं गैर अधिसूचित जनजाति हैं, इनको संविधान में एक अलग सामाजिक वर्ग के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। साथ ही विश्वसनीय डेटा का अभाव है, कितने हैं ये। विस्थापन की समस्या है, इससे आजीविका के अधिकार सहित मानवाधिकार का हनन होता है। आर्थिक रूप से कमजोर। रेनके आयोग के अनुसार जो भी डी नोटिफाइड ट्राइब्स और घुमंतू जनजातियां हैं उसके 89% लोगों के पास अपनी कोई भूमि जमीन नहीं है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो रेनके आयोग के अनुसार DNT के राजनीतिक नेतृत्व का अभाव है और उन्हें किसी राष्ट्रीय नेता का संरक्षण प्राप्त भी नहीं है। अब बात करें इनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। पहला, गैर अधिसूचित घुमंतू और अर्ध घुमंतू जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है बालाकृष्ण सिद्धराम रेनके की अध्यक्षता में। इसके अतिरिक्त गैर अधिसूचित जनजाति समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना, जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं सीड योजना, प्रारंभ की गई है। यह DNT छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने, DNT परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने,
इत्यादि के लिए है। इसके अतिरिक्त डीएनटी, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना तथा डीएनटी के छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु नानाजी देशमुख योजना। देखिए, जो छात्रवृत्ति योजना है वो डॉक्टर अंबेडकर मैट्रिक पूर्व और मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति योजना है, और दूसरी जो छात्रावासों की जो योजना है वो है नानाजी देशमुख योजना। आगे बात करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं इनमें। तो देखिए, पहला जो पहचान की समस्या है उसे दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए डीएनटी की पहचान की समस्या के समाधान में जिला प्रशासन द्वारा समयबद्ध तरीके से जाति प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा की बात करें तो डीएनटी के बच्चों को इस स्कूलों की ओर आकर्षित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। साथ ही इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने चाहिए जहां मुख्य रूप से डीएनटी निवास करते हैं। और आरक्षण की बात करनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जनजातियों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया जा सकता है, और इससे गैर अनुसूचित जनजातियां लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण के लिए पात्र हो सकेंगी। साथ ही कानूनी संरक्षण दिए जाने की जरूरत है। डीएनटी के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। इस संदर्भ में डीएनटी समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लाने पर विचार किया जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।